हेलो गाइज, वेलकम टू इप्सा केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं इंस्टांटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, जैसे फास्ट रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। उसके बाद हमने देखा कि रेट कैसे लिखा जाता है, उसको हम रिएक्टेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और उसके कुछ ग्राफ देखे थे। ठीक है, अभी देखो हमने कुछ ग्राफ जो देखे थे, जैसे कि हम एक रिएक्शन अगर लेते हैं A टू B जा रही है, ठीक है, या कोई बोल सकता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने देखा था कि ग्राफ जो अगर A का निकालते हैं, A का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हो तो क्या होता था, एट इनिशियली हमने कुछ उसका कॉन्सेंट्रेशन लिया था, समझ लो हमने कुछ इसका कुछ अमाउंट लिया था A का। वैसे तो हम कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं, तो समझ लो मैंने कुछ इसका 5 kg लिया था, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 5 kg बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 kg कुछ लिया था, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए का अमाउंट बढ़ता कम होता जाएगा, और बी मतलब प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ए का ही निकाल रहे हैं, तो ए को हमने 5 kg लिया था, ठीक है, 5 kg लिया था। धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ऐसे डिक्रीज़ होगा धीरे धीरे। और B का अगर ग्राफ निकालोगे तो क्या होगा, B का ग्राफ कैसे होगा, पहले तो वो 0 था, ठीक है, हमने बस A लिया था, ठीक है, B तो कुछ लिया ही नहीं था, मतलब इसका इनिशियल अमाउंट कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा हूँ, मतलब जस्ट रिएक्शन चालू ही है तो ये 0 था। फिर धीरे धीरे A B में कन्वर्ट हो रहा था तो B धीरे धीरे फॉर्म होने लगा, ठीक है, तो ऐसे वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ देखे थे। अभी आपको अगर इसका एवरेज रेट निकालना है और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम देखने वाले हैं। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस पता करवाना ये सबसे पहली चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो एवरेज रेट यानी क्या होता है कि एवरेज रेट में हमको स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालना है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, स्पीड और उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन सर्टन टाइम इंटरवल। कुछ टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा, वो टाइम इंटरवल में वो रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल आपको दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि रिएक्शन अभी अगर चालू की है तो फर्स्ट 10 मिनट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। फर्स्ट 10 मिनट मतलब T1 हो गया 0 मिनट और T2 हो गया 10 मिनट, ठीक है। ये मैंने आपको क्या दिया है, टाइम इंटरवल दिया है। फर्स्ट 10 मिनट मतलब चालू होने से 10 मिनट तक, चालू जब हुई थी तब 0 मिनट लिखेंगे उसको, और जब वो जिस पे हमको लेना है वो 10 मिनट, तो इनके बीच में मतलब 0 to 10 मिनट जब चल रहे थे रिएक्शन के तब उसका रेट क्या था। या फिर मैं बोलूँगा कि टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट एंड टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट के बीच में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज रेट मतलब क्या होता है, एक हम टाइम इंटरवल लेते हैं, वो टाइम इंटरवल में वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या करते हैं, एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम हम उसको देखते हैं। एट पर्टिकुलर टाइम हमको रेट निकालना है, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि अगर टाइम इक्वल्स टू जब 10 मिनट था तो उसका रेट क्या था, ठीक है। तो इसका मेरे मतलब क्या होता है, समझ लो एक रिएक्शन हम कर रहे हैं, यही रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं और वो स्टेप वाइज हम उसको लिखते हैं, ठीक है। ए जो है वो, चलो मैं इसका अमाउंट दिखाने के लिए क्या करता हूँ, देखो इसको बड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी
मैंने इसका 5 kg लिया था। क्या हुआ होगा, समझो 10 मिनट में B कुछ तो बना होगा, ठीक है, और A भी कुछ प्लस A, मतलब A का कुछ अमाउंट बचा होगा। मतलब समझ लो ये 2 kg बना है तो A कितना रह गया, 3 kg रह गया। अब अगले 10 मिनट में क्या हुआ, अगले 10 मिनट में फिर से B जो है वो 3 kg बना और A जो है वो 2 kg बचा। अगले 10 मिनट में क्या होगा, अगले 10 मिनट में समझ लो B जो है वो 4.5 kg बना, ठीक है, और A जो बचा वो कितना बचेगा, 0.5 kg, ठीक है। टोटल जो है वो जो इनिशियल अमाउंट है उतना आना चाहिए। और समझ लो अगले 10 मिनट में B 5 kg बना और A जो है वो कुछ नहीं बचा अभी तो, ठीक है, ये 5 kg बनने के बाद ही कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से समझ लो रिएक्शन चल रही है। मैंने यहाँ पे आपको टाइम दिया है, ठीक है, मतलब ये t इक्वल्स टू जब 0 था तब की बात है। B क्या था, B कुछ भी नहीं था, B 0 था, ठीक है। जब टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट हो गया था तो ये सिचुएशन थी, और 10 + 10 जब टाइम 20 मिनट्स हो गया था तो ये सिचुएशन थी, जब टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट्स हो गया तो ये सिचुएशन थी, ठीक है, और टाइम्स इक्वल्स टू 40 मिनट्स हो गया था तो ये सिचुएशन थी। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए 40 मिनट्स अपने को लगे। तो अगर मैं पूछूँ आपको कि मुझे एवरेज रेट निकालना है, ठीक है, अगर मैं पूछूँ आपको कि मुझे एवरेज रेट निकालना है तो क्या करूँगा, मैं एवरेज रेट के लिए एक टाइम, कोई भी टाइम इंटरवल लूँगा, ठीक है, कोई भी टाइम इंटरवल लूँगा। जैसे मैं 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में क्या रेट था, ठीक है, देखो रेट सेम नहीं होगा, ठीक है, रेट डिफरेंट था। तो अभी क्या करूँगा मैं, देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी इंटरवल दिया है ना उसका मुझे तो पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे रेट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है कि रिएक्टेंट के। तो मैं पहले रिएक्टेंट के फॉर्म में ही निकाल के दिखाऊंगा। तो रिएक्टेंट देखो कितना था, 2 kg था, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमको, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और पहले कितना था, 3 kg था वो, और टाइम देखो 20 मिनट्स, और पहले कितना था, 10 मिनट्स। क्या होगा, 3, ठीक है, 2 - 3 मतलब -1 kg, ठीक है, 20 - 10 क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 kg पर मिनट, ठीक है। इतना रेट था कब, जब हमने टाइम इंटरवल 0 to 20 लिया था, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि अगर मुझे 20 to 30 अगर है ये टाइम इंटरवल लेता हूँ मैं तो क्या रेट होगा, ठीक है। तो देखो रेट का फार्मूला क्या है, मैंने इसके पहले लिखवा के दिया था आपको, ठीक है। डेल्टा ए मतलब ए के रिस्पेक्ट में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है अपॉन डेल टी। इसको ही आप डेल ए बाई डेल टी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब स्मॉल डी होता है इसका मतलब होता है वो माइन्यूट चेंज है, मतलब बहुत छोटा चेंज है। और जब डेल्टा होता है इसका मतलब होता है कि थोड़ी एक रेंज होती है, जैसे इसमें 10 मिनट है तो ऐसी रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा ए मतलब क्या होता है, A2, ठीक है, माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ, देखो A2 मतलब अभी मैं ये लूँगा तो A कितना है, 0.5 kg बचा है, और पहले कितना था, 2 kg था, ठीक है। टाइम कितना है, 30 और यहाँ पे 20, 30 और 20, ठीक है। ये kg में लिया है अमाउंट और टाइम मिनट में लिया है हमने, ठीक है। 0.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। 30 - 20 10 हो जाएगा। ये कितना है आंसर, 0.15 kg पर मिनट, ठीक है। तो देखो जब हमने 10 से 20 लिया था तो रेट कितना था, 0.1 kg पर मिनट, और जब टाइम इक्वल्स टू 20 से 30 लिया था तो टाइम कितना, मतलब रेट कितना है, 0.15 kg पर मिनट, ठीक है। तो ये जो रेट निकाला है ना हमने, दोनों रेट क्या है, एवरेज रेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टाइम इंटरवल लिया है 10 मिनट का, यहाँ पे भी 10 मिनट का लिया है, यहाँ पे भी 10 मिनट का लिया है, ठीक है। तो समझ में आया हमने रेट कैसे निकाला है।
ये जो रेट निकाला है वो है एवरेज रेट, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। जो अभी देखा हमने वो एवरेज रेट था, तो एवरेज रेट एट अ सर्टन टाइम इंटरवल होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर उसको ही हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप, डेल्टा आर मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट मतलब सेकेंड जो इंटरवल लेंगे ना हम, ठीक है, जो मैं हमने 10 मिनट से 20 मिनट ऐसे इंटरवल लिया था, ठीक है, इसको हम इनिशियल बोलते हैं, इसको हम फाइनल बोलते हैं। तो इनिशियल जो भी रहेगा उसको मैं 1 से इंडिकेट करूंगा, जो फाइनल रहेगा उसको मैं 2 से इंडिकेट करूंगा। तो ये होगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा, देखो ये होगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2 अपॉन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंस्टास्टेनियस रेट क्या होता है। इंस्टास्टेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, ठीक है, कोई एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे उसका रेट कितना है। मतलब मैं अगर बोलूँगा कि एक रिएक्शन चालू हो गई थी, जो हमने अभी देखा था वो रिएक्शन चालू हो गई थी, अभी मैं पूछूंगा 10 सेकेंड जब हुए तब रिएक्शन का रेट क्या था, ठीक है। अभी आपको टाइम इंटरवल नहीं बोला है, आपको बोला है कि जब 10 सेकेंड थे तो वो 10 सेकेंड पे उसका रेट क्या था, ठीक है। जिससे हमने ग्राफ देखा था, अभी मैं एक ही ग्राफ निकालूंगा रिएक्टेंट का, ठीक है, जो ऐसे जाएगा। तो हमने इसके पहले क्या बोला था, यहाँ पे हमने टाइम लिखा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा था, तो समझ लो ये हमारा 10 मिनट है, ये हमारा 20 मिनट है, ये 30 मिनट, ठीक है, और ये है हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने 10 से 20 मतलब हमने क्या किया था, इस पे एक पॉइंट लिया था, इस पे एक पॉइंट लिया था, और ये स्लोप निकाला था, ठीक है। ये स्लोप निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है, स्लोप निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इसका पहला पार्ट उसको आप देख लो। मैं यहाँ पे फिर से आपको रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है। स्लोप इक्वल्स टू dy/dx, मतलब dy मतलब क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन dx क्या होगा, x2 माइनस x1, ये फार्मूला उसका होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट को आप 2 नंबर दे दो, कोई भी एक पॉइंट को 1 नंबर दे दो, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2 और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1, ठीक है। फिर इसके बाद भी आप पुट आउट करके स्लोप कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो वो आप जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ये हो गया कि एक टाइम इंटरवल है, उसमें अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे रेट पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 मिनट, जब 20 मिनट हो गए हैं, तो मतलब एट 20 मिनट, अभी इंटरवल नहीं दिया है आपको, ठीक है, समझो यहाँ पे आपको इंटरवल दिया है, ठीक है, अप टू 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट तक उसका रिएक्शन का रेट क्या था, मतलब 0 से 20 लेना था। यहाँ पे आपको क्या दिया है, एट 20 मतलब 20 मिनट पे उसका रिएक्शन रेट क्या है, ठीक है। इसमें डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान से देखो। एवरेज रेट मतलब मैं क्या बोलूँगा, 10 और 20 मिनट्स के बीच में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ठीक है, 10 मिनट और 20 मिनट के बीच में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। मतलब आपको एक यहाँ पे क्या हो गया है, टाइम इंटरवल मिल गया है। इंस्टास्टेनियस रेट में क्या हो गया है, मैंने यहाँ पूछा है आपको कि एट 20 मिनट, ठीक है, मतलब 20 मिनट जब रिएक्शन के हो चुके हैं तब रेट क्या है, उस 20 मिनट पे उसका रेट क्या है, ठीक है। अभी कोई इंटरवल नहीं है, यहाँ पे मैंने पूछा है कि एट दिस 20 मिनट, जब वो 20 मिनट हो गए हैं, मतलब इस पॉइंट पे मुझे उसका रेट निकालना है। तो अब क्या करोगे, आपको कोई इंटरवल नहीं मिला है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, देखो ये था एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट हम इसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ये 10 मिनट है, समझ लो, ये 20 मिनट्स है, ये 30, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एट मुझे 20 मिनट्स चाहिए ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए इस पॉइंट पे आपको पहले टेंजेंट देना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी अगर सर्कल है, ठीक है, उसको जो लाइन ऐसे कोई भी एक पॉइंट को छू के जाती है उसको हम
टेंजेंट बोलते हैं। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो उसके एक पॉइंट को छू के जाएगी, समझ लो मैं ये करता हूँ, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, जो एक पॉइंट से छू के जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इसका टेंजेंट ये हो जाएगा, देखो 20 मिनट्स यहाँ पे आता है ना, तो ये पॉइंट हो गया, इसको आप टेंजेंट दे दो, ठीक है, ये उसका टेंजेंट होगा। अब जो टेंजेंट दिया है ना, उस टेंजेंट का स्लोप निकालो, ठीक है, सीधे ग्राफ का स्लोप नहीं निकालना है। इसके लिए क्या करना है, ये जो टेंजेंट दिया है उसका आपको स्लोप निकालना है। तो इस प्रकार से आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये टेंजेंट एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस पॉइंट को हम 1 नंबर देते हैं, इस पॉइंट को हम दूसरा नंबर देते हैं। तो ये पॉइंट क्या होंगे, x1 y1 हो जाएंगे, और ये जो पॉइंट होंगे वो होंगे x2 y2, ऐसे हो गए, ठीक है। अभी आपको बस इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का, ठीक है। स्लोप निकालो, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, बहुत छोटा चेंजेस है, एट 20 मिनट्स मतलब कुछ चेंज नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे d का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चेंज, ठीक है। और डेल्टा जब लिखते हो ट्रायंगल या रेड, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कुछ इंटरवल है, मतलब बड़ा चेंज है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस इन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। और मैंने आपको ये भी बताया है कि उसको कैसे निकालना है। ये प्रोसीजर है इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की, और ये प्रोसीजर है एवरेज रेट निकालने की, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, दिस इज द रेट एट पर्टिकुलर टाइम। और ये क्या होता है, दिस इज द रेट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ इंटरवल आपको दिया जाएगा, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एवरेज रेट निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी ग्राफ दिया है उस ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट ले लो और उसका स्लोप निकाल लो। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो टाइम आपको बताया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स लिया था, तो वो पॉइंट आपको पहले मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो वो निकलेगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया है। आपको बस यही बात याद रखनी है, एवरेज रेट यानी क्या होता है, कुछ इंटरवल दिया होता है आपको, मतलब T1 T2 दिया होगा, ठीक है, मतलब टाइम T1 इक्वल्स टू 10 मिनट और टाइम T2 इक्वल्स टू 20 मिनट। तो इनके इंटरवल के बीच का रेट निकालना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, 10 मिनट्स है, 20 और 10 मिनट के बीच में, और 10 मिनट्स है, उनके बीच में निकालना है। और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, आपको एक टाइम बताया जाएगा, मुझे रेट चाहिए जब 30 मिनट्स रिएक्शन को हो गए होंगे, मतलब उस 30 मिनट्स से उसका रिएक्शन का रेट क्या था, ठीक है। तो वो एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है, और ये एट अ इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन दी है आपको, तो उसका हम रेट कैसे मतलब कैसे लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन उसका कैसे लिखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, तो रेट कैसे निकालते हैं हम, ये पहले भी देख चुके हैं। कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा आर अपॉन डेल टी, या फिर डेल पी अपॉन डेल टी, ऐसे हम लिखते हैं। अभी बताओ ये कौन सा रेट हो गया, ये हो गया एवरेज रेट, क्योंकि यहाँ पे हमने डेल लिखा है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, एवरेज रेट हो गया। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा। अब डी आया है तो क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि इसका एक्सप्रेशन क्या है और इसका एक्सप्रेशन क्या है। अब और एक बात याद करो, क्या हमने कुछ गलती की है लिखने में, अगर किसी को समझ में आ रहा है क्या गलती है, ठीक है, क्या गलती है, रेट हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा है, रेट यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। जब हम रेट रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको निगेटिव साइन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी निगेटिव साइन आएगा, और जब प्रोडक्ट आएगा तब पॉजिटिव साइन देते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन दिया और नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये निगेटिव साइन आपको देना ही है, ये हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं,
ठीक है। रेट जब आप रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखोगे तो निगेटिव आपको लगाना ही है, और जब रेट आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इतना आप याद रखो। अब इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, Hg प्लस Cl2 गिव राइज टू HgCl2, ठीक है। अब देखो इसके सामने कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी है, ऐसे 1 2 3 ऐसे आप रिएक्शन में देखते हो, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होते हैं, वो कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। नहीं लिखा है इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो अभी इसका रेट क्या निकालेंगे, तो आपको पहले पहचानो रिएक्टेंट कौन से है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रेट कैसे लिखूंगा मैं, देखो रेट, अब मैं कोई एक भी लिखूँ तो आपको दूसरा समझ में आना चाहिए। मैं इस फॉर्म में अभी रेट लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है ना, दोनों रिएक्टेंट है, तो दोनों के जब रेट एक्सप्रेशन रखेंगे हम तो वो निगेटिव में रहेंगे, रिएक्टेंट के रहेंगे। तो इसलिए निगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg, मतलब Hg कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है अपॉन dt इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ dCl2, मतलब Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दोनों रिएक्टेंट है इसलिए हमने दोनों को निगेटिव दिया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट, देखो ये एरो जो बताता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही होता है, तो अभी प्रोडक्ट का क्या होगा, DHgCl2 अपॉन dt, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेट लिखते हैं। अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, अभी और कुछ एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूँ कि चलो एक हैबर प्रोसेस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। क्या होता है उसमें H2 प्लस N2 मिलके NH3 बनाते हैं। कितने NH3 बनते हैं, 2 NH3 बनते हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अब बैलेंस है क्या रिएक्शन, हाँ बैलेंस है, ठीक है। तो इसका रेट आप कैसे लिखोगे, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। कैसे पहचाना कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, देखो एरो की डायरेक्शन, देखो एरो की डायरेक्शन कैसे जाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाती है। अब इसका मैं रेट कैसे लिखूंगा, देखो DH2 अपॉन dt, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस साइन दोगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू माइनस DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी प्लस आएगा, DNH3 अपॉन dt, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा इस रेट एक्सप्रेशन में फिर भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है, ठीक है। अब क्या कमी है, क्या कमी है वो देखो, इस रिएक्शन में कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हमने ये सिंपल जैसा रेट लिखा था वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, जब एक N2 मॉलिक्यूल यूज़ होता है तब 3 H2 के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। यही बताता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या बोलता है, जब एक N2 का मॉलिक्यूल यूज़ होता है तब 3 H2 के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, मतलब H2 जल्दी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, N2 एक कंज्यूम होगा तब H2 3 कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो मतलब हम बोलेंगे कि इसका कंजम्पशन रेट ज़्यादा है, ट्रिपल है इसके, है ना, ट्रिपल है। तो हम इक्वल टू साइन दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू साइन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ट्रिपल है ना तो 3 से डिवाइड कर दो। अभी देखो इसका क्या है, ये तो वही है, लेकिन इसका फॉर्मेशन रेट डबल है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये रेट एक्सप्रेशन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर आपको कोई रिएक्शन दी है तो क्या करोगे, देखो मैं अभी इसको मिटाता हूँ और इसके जगह पे हम दूसरा कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन में लिखता हूँ, ठीक है। 2H2 बनेगा तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो आपको करेक्ट रेट निकालना है, तो क्या करोगे, रेट इक्वल्स टू क्या करोगे, जो भी कोएफिशिएंट आपको आगे दिखेगा उसको 1/में लिख देना है,
ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट आपको दिखेगा उसको आपको 1 में लिख देना है, फिर लिखना है dH2/dt, मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट रहेगा वो लिखना है, और ये रिएक्टेंट है इसलिए हम उसको माइनस देंगे। अभी आप इसको इक्वल टू लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, माइनस dO2/dt, इसके सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1/1, 1/1 1 ही होता है, इसके लिए ये लिखा या नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है। अब इसको लिखना पड़ेगा, इसके सामने 2 है तो 1/2 dH2O/dt, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, पहले हमको देखना है उसका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या, अगर है तो उसको 1 में लिख देना है। ठीक है, फिर जो भी रिएक्टेंट है उसको हम अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो dH2/dt लिख दिया, यहाँ पे O2 है तो dO2/dt लिख दिया, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पे था तो 1/2 लिख दिया। अब अगर रिएक्टेंट है तो माइनस देना है और प्रोडक्ट है तो प्लस देना है। इस टाइप से हम किसी भी रेट का रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्शन का रेट हम लिख सकते हैं, उसके रिएक्टेंट के फॉर्म में और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। मैं अगर बोलूँ कि रेट ऑफ H2 का रेट क्या होगा, तो वो मैं dH2/dt ही लिखूंगा। ठीक है, और वो माइनस दे दूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं ये 1/2 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ H2 मतलब सिर्फ इसका रेट पूछा है। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ O2 लिखूंगा, रेट ऑफ O2, तो वो dO2/dt ऐसे लिखूंगा, और रेट ऑफ H2O फॉर्मेशन, ठीक है, H2O का फॉर्मेशन बोलेंगे तो क्या होगा, dH2O/dt, और ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ H2 डिकम्पोजिशन। ये हम पहले ही क्लास में देख चुके हैं। ये भी क्या होगा, रेट ऑफ O2 डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान रखना है, आपको रेट कैसा पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा है तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ अगर रिएक्शन है तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके बिलो में लिखना है। लेकिन अगर आपको रेट उस किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा है तो नहीं लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन किया है, देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, रेट ऑफ H2 डिकम्पोजिशन। ठीक है, रेट ऑफ H2 डिकम्पोजिशन, यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है। तो रेट ऑफ H2 डिकम्पोजिशन अगर ऐसे पूछेंगे तो मैं ये 2 नहीं लिखूंगा। ठीक है, सिर्फ मैं लिखूंगा dH2/dt, और रिएक्टेंट है तो माइनस दे दूंगा। यहाँ पे भी ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन लिखा है मिलेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन लिखा ही मिलेगा। अभी देखो, अभी dO2/dt क्या होगा, ये रेट ऑफ O2 डिकम्पोजिशन, इसलिए मैंने उसका कोई भी कोएफिशिएंट वैसे भी नहीं है, लेकिन होता तो भी मैं नहीं लिखता। यहाँ पे है लेकिन फिर भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ H2O फॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, मतलब H2O के रिस्पेक्ट में पूछा है, यहाँ पे मुझे O2 के रिस्पेक्ट में पूछा है, यहाँ पे मुझे H2 के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो जब मुझे सिर्फ रिएक्टेंट अकेले अकेले के फॉर्म में पूछेंगे या फिर प्रोडक्ट के अकेले के फॉर्म में पूछेंगे तो मैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, पूरी रिएक्शन का रेट पूछा है, तो मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि रेट हम कैसे लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट, या फिर हम रेट कैसे लिखेंगे अगर रिएक्शन का पूछा है तो। ठीक है, सो रेट ऑफ कंप्लीट रिएक्शन ये कभी भी सेम होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, इसलिए हम उसके कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रेट जो है अलग अलग मॉलिक्यूल का या फिर अलग अलग रिएक्टेंट का वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन 3 टाइम्स है N2 के। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखोगे तो उसको सेम ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2,
तो क्या करोगे, n2 मतलब विथ रिस्पेक्ट टू n2 पूछा है, अकेले का पूछा है, तो मैं उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है और होगा भी तो भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, इसको मैं लिखूँगा माइनस dn2/dt। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन ऑफ O2 पूछा है तो क्या लिखूँगा मैं, माइनस dO2/dt, ऐसे मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मुझे O2 के फॉर्म में पूछा है। अगर मुझे पूछेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का पूछा है, तो मैं भी अब इसका H2O के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो मैं प्लस dH2/dt लिख दूंगा, H2O/dt ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया है कि रेट कैसे लिखते हैं। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। थैंक यू।